जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर पर। और 21 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम जो है तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो दोस्तों, इसके माध्यम से किताबें पहुंचाई जाएंगी। किन्हें किताबें पहुंचाई जाएंगी? तो फ्रेंड्स, पुस्तकालों से बुक्स पहुंचाई जाएंगी विकलांग भाइयों को, बुजुर्ग को, बच्चों को, और जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उन सब तक लाइब्रेरी से डायरेक्ट बुक्स पहुंचाई जाएंगी। ये बहुत बहुत बढ़िया योजना है। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और देखिए, नॉलेज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को कोई भी खरीद नहीं सकता, उस ज्ञान को कोई भी चुरा नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉलंटियर्स इन लोगों तक पुस्तकालयों से किताबें पहुंचाएंगे जरूरतमंदों को। उद्देश्य है ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना। देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है M.K. स्टैलिन। क्या नाम है इनका? M.K. स्टैलिन। दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य की बात आ रही है, तो तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी हुई है 2022 में, आइए उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला? तमिलनाडु को। डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य कहां पर खोला गया? तमिलनाडु में खोला गया। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहां पर शुरू की गई? तमिलनाडु में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। दोस्तों, जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट की गई है। देखिए, वेटिकन के द्वारा संत घोषित किए गए पहले आम भारतीय देव सहायम पिल्लई को क्या किया गया है? संत घोषित किया गया है, जिनका संबंध कहां से है? तमिलनाडु राज्य से है। तो दोस्तों, इनका संबंध कहां से है? तमिलनाडु राज्य से है। डियर स्टूडेंट्स, आज 21 दिसंबर है और आप सभी को मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और ये है आपका चैनल क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, इस सेशन में आपको मिलता है स्पेशल स्टैटिक जीके। सबसे आखिरी में हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल स्टैटिक जीके कराता हूं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लेता हूं। उसी समय पढ़ो, उसी समय अपना टेस्ट दो कि आपने कितने ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा है। इसके अलावा YouTube में सबसे कम समय में सबसे पहले रात को 12 बजे आपको करंट अफेयर्स देने का जो वादा है, उसी वादे पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों, आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन: कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है और आलस अगर जो व्यक्ति करता है तो उसे पराजय मिलती है, अहंकार से कठिनाइयां मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, कठिन परिश्रम जीवन भर करना, मरना तो है ही एक दिन, आपको मुझे सबको मिट्टी में मिल जाना है। तो जो समय मिला है हमारे पास ना, तो आइए इस समय का कुछ ना कुछ यूज करते हैं। दोस्तों, बी और सी आपने सुना होगा, बी फॉर बर्थ, सी फॉर चॉइस, डी फॉर डेथ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो जिंदगी है ना, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है और डेथ भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो बीच में सी है, इसे कहते हैं चॉइस। हम किस प्रकार से जिंदगी जीना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होती है एस्केप टनल? मैं आपको समझाता हूं डिटेल से, आप पहले इसका उत्तर जान लीजिए। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल स्टार्ट की गई, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो ट्रैक यहां पर आप देख पा रहे हैं, लगभग 13 किलोमीटर का है और जम्मू कश्मीर के 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना हुआ है। ये सबसे लंबी जो सुरंग है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। दोस्तों, आखिर एस्केप टनल को क्यों बनाया गया है?
तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई भी आपातकालीन स्थिति में जो बचाव कार्य है, रेस्क्यू वर्क है, उसको सरल बनाने के लिए एस्केप टनल बनाया गया है। और दोस्तों एस्केप टनल का जो T13 है, इसका हाल ही में निर्माण किया गया है। दोस्तों भारत के कुछ रेलवे ब्रिज बता देता हूं। तो देखिए सबसे लंबी जो रेलवे ब्रिज है वो है बेम्बनाथ रेलवे ब्रिज, जो कि केरल में है। 5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है लगभग। नेहरू सेतु रेल ब्रिज बिहार में है और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। थर्ड है हैवलॉक ब्रिज, आंध्र प्रदेश में है, 2.7 किलोमीटर। दोस्तों भारतीय रेलवे की स्थापना 8 मई 1945 को हुई है। देखिए प्रेजेंट में जो इसके मंत्री हैं वो है अश्वनी वैष्णव। देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। दोस्तों यहाँ पे बात जम्मू कश्मीर की आई है, तो जम्मू कश्मीर को आइए देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले राज्य था, यहां से 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मनोज सिन्हा वर्तमान में उपराज्यपाल हैं और इसकी कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर क्षेत्र से तावी, रावी और चिनाब, ये जो है नदियां बहती हैं। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है हंगुल। स्टेट बर्ड है काली गर्दन वाली क्रेन। चिनार यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है। और दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्रीनगर में। दोस्तों आज का रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं। 21 दिसंबर का रिजल्ट है। टॉपर्स ये रहे नेहा शर्मा, लोकेश सिंह, गणेश बमकाले, सपना पटेल, जीत बघेल और अमित कुमार। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट कहां पर होता है? तो ये हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। ये कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर आप इस एप्लीकेशन को सर्च कीजिए या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई उसको क्लिक कीजिए और आप सीजीटी एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही एप्लीकेशन खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये वाली पट्टी जो है, यहां पर वीडियो, पीडीएफ, क्विज, ये वाला सेक्शन पूरा फ्री है। जो मेरा सेक्शन है पूरी तरीके से फ्री है। मैंने आप लोगों के लिए पूरा फ्री रखा है, वीडियो, पीडीएफ और क्विज, डेली करंट अफेयर्स का, है ना, डेली करंट अफेयर्स का। चलिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में रैंक है वो है 68। कौन सी रैंक है? 68, 68वीं रैंक है। अब ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो द इकोनॉमिस्ट इस रिपोर्ट को जारी करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश है जो सबसे पहले नंबर पर है, तो यह है फिनलैंड। ठीक है, भारत 68 प्लेस पर है। देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी दुनिया में जो वैश्विक खाद्य परितंत्र है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग भारत की, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया और भारत 8वें स्थान पर आ गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया, भारत 41 प्लेस पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 40 प्लेस पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 132 प्लेस पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135 प्लेस पर है। याद रहेगा, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनते जाना है और नोट करते जाना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, हाल ही में प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी 9 सीजन का खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है प्रो कबड्डी 9 का खिताब। दोस्तों ये किसकी जो टीम है? ये अभिषेक बच्चन की टीम है। दोस्तों इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 7 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है। इसकी उप विजेता बनी है पुनेरी पल्टन। सबसे ज्यादा रेड पॉइंट किसके? अर्जुन देशवाल। मोस्ट सक्सेसफुल रेड जो है अर्जुन देशवाल।
और मोस्ट टैकल पॉइंट अंकुश। दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमपी एग्जाम में, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कबड्डी प्रो कब शुरू हुआ। 2014 में शुरू हुआ। कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा बार इसको अपने नाम की है? तो यह है पटना पायरेट्स, 3 बार। सबसे ज्यादा अभी तक के टोटल ओवरऑल मोस्ट रेट पॉइंट्स प्रदीप नरवाल के पास है और मोस्ट टैकल पॉइंट फजल अतराचली के पास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया है? अभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं। तो तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह है चाहत अरोड़ा। चाहत अरोड़ा के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। आज मैं आपको बता रहा हूं 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स इसी कंपटीशन में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस को इन्होंने 1 मिनट 13 सेकेंड में पूरा किया था। अब चाहत अरोड़ा ने 50 मीटर में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों ये चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स की बात की है तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को आइए डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं रेहान अहमद। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित की गई एमपी में दिव्या टीएस ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में भारत के 77 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी हैं। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे 2021 में स्थापित पार्क, ठीक है, जो सबसे पहले हुए हैं। ठीक है, पार्क का मतलब होता है वो एरिया जहां पर उसी पर्टिकुलर निश आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। सबसे पहला चमड़ा पार्क कानपुर यूपी रमईपुर में है। कानपुर चमड़ा के लिए जाना जाता है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क ये छत्तीसगढ़ में। देवबंद उत्तराखंड में पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है। बाम्बू औद्योगिक पार्क असम में। पहला सुपर मारियो थीम पार्क जापान में। पहला डिफेंस पार्क केरल में। इंडो कोरिया पार्क न्यू दिल्ली में। सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में कच्छ के रण में खोला गया है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे साथ आप सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिए और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपका जो सफलता है डिपेंड करता है कि आपने कितना पसीना बहाया है। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने निकलोगे भैया तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी आपकी, है ना। और इसके अलावा पीडीएफ आप डेली स्टोर करते जाओगे तो एक दिन वो कचरा बन जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चलो, एक हेडलाइन बनाते चलो, छोटे छोटे पॉइंट जैसे आपको याद होता हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है लिख लिख के पढ़ना। चलो, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु राज्य ने फैसला किया है जितनी भी सरकारी योजनाएं होंगी उस पर आधार मैंडेटरी है। तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है, इसमें केवल नाबालिग बच्चों को छोड़ा गया है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठाना चाहता है तो उसे अपना आधार संख्या बताना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशन वाले लोग, राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य है। क्लियर है? तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु है, इसका पड़ोसी राज्य केरल है, यहां कर्नाटक है, यहां पर आंध्र प्रदेश है। इस तरफ नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, इधर अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। आरवी नारायण इसके प्रेजेंट में गवर्नर हैं।
MK स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा सीटें 235 है, राज्यसभा सीटें 18 हैं, लोकसभा सीटें 39 हैं। दोस्तों केले में और फूलों के उत्पादन में ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं पे मूंगफली, नारियल, रबड़ और आम के उत्पादन में दूसरा नंबर है और कॉफी के उत्पादन में तीसरा नंबर है। चले आगे बढ़े। हर एक पॉइंट को सुन लिया, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज दिस इज योर फैमिली। और आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह आग की तरह इस लेक्चर को फैला दो अगर आपको वाकई लगता है कि क्रेजी जी के ट्रैक और राजा सर आपके साथ मेहनत करते हैं। 7वां पेट्रोकेमिकल जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों कॉन्क्लेव में कौन उपस्थित रहे? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनका नाम आप याद रखिएगा। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वरम तेली, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो उसकी थीम है भारत का पेटकेम फ्यूचर, सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर। अब ये पेट्रोकेमिकल है क्या, इसको समझते हैं। तो पेट्रोकेमिकल जो है पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस से हासिल किया जाता है, इसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ये जो केमिकल है आमतौर पर रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान निकाला जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए जो भी हम दूसरे देशों से ऑयल खरीदते हैं तो वो कच्चा तेल होता है ना, वो क्रूड ऑयल कहलाता है। फिर वो क्या होता है, रिफाइनरी के लिए जाता है और इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आसवन विधि बोलते हैं, है ना। इसको हीट किया जाता है, इनकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है, उस हिसाब से सेपरेट होते जाते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, रिफाइनिंग प्रोसेस कही जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आईओसी की बात कर लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बता दूं मैं, तो फ्रेंड्स 1959 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1959 में इसकी स्थापना हुई। श्रीकांत माधव वैद इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारत सरकार की सबसे बड़ी रिफाइनिंग साथ में विपणन यानी मार्केटिंग करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, रिफाइन के साथ साथ बहुत अच्छे से मार्केटिंग करने वाली इंडियन ऑयल कंपनी है। ठीक है दोस्तों, भारत में महारत्न कंपनियां कितनी है प्रेजेंट में? 12 है। तो पहला BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड। चौथा है गेल। पांचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छठवां है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सातवां है NTPC। आठवां है तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। नौवां है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 10वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। 11वां है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और 12वां है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 12 महारत्न कंपनियां हैं। चलिए, हाल ही में किसने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल कर लिया है? तो दोस्तों इनका नाम है ऋषि राज पोपट। ठीक है, आपने पोपट लाल सुना होगा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वो पोपट लाल आते थे। तो अब ऐसा उनका नाम आप याद रखना कि वे वही कैरेक्टर है जिन्होंने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, आप उस पर डूब मत जाना, रिलेट मत करना। ठीक है, तो भारतीय PhD छात्र ऋषि राज पोपट ने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है। दोस्तों संस्कृत के जो जनक कहे जाते हैं, संस्कृत ग्रामर के जनक कहे जाते हैं, वो है पाणिनि। ठीक है, तो संस्कृत विज्ञान के, भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इनके द्वारा सिखाया गया एक रूल था, उसको डिकोड करके पहेली को हल किया है राज पोपट ने।
दोस्तों राजपोपट की खोज का मतलब अब ये हो सकता है कि पाणिनि का जो व्याकरण है, व्याकरण भी पहली बार कंप्यूटर को सिखाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय कंज्यूमर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है गवर्नेंस डे, है ना, सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद पर। तो क्यों मनाया जाता है हर साल अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस? ताकि पूरी दुनिया एक हो सके, दुनिया में एकता का संदेश देने के लिए यह मनाया जाता है, सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। 2005 से इसकी घोषणा की गई और पहली बार 2006 में मनाया गया। भारत में एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद पर मनाया जाता है। दोस्तों 18 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट दिवस है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये भी आप याद रखिएगा। 2022 का विषय है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। दोस्तों भारतीय संविधान के किन किन आर्टिकल में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो 30, 29, 350A, 350B में यह बताया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, जैन जो हैं अल्पसंख्यक की कैटेगरी पर आते हैं। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो दोस्तों मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना में क्या है, सरकार बोलती है कि छत पर आप पैनल लगाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। तो रूफटॉप सोलर पैनल से 40,000 मेगावाट का जो उत्पादन है बिजली का, उसका लक्ष्य रखा है। दोस्तों इसके दो फायदे हैं, एक तो आप अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए, और मान लीजिए कि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते तो बिजली जो होगी ऑटोमेटिक बिजली वितरण कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक बिजली वितरण कंपनी के पास चली जाएगी और इसे उपभोक्ता के लिए इनकम का भी स्रोत बन जाएगा, यानी आपके आय का भी साधन बन जाएगा। तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ? तो 30 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के देखरेख में चलाया जाता है। राजकुमार सिंह इसके मंत्री हैं और इस कार्यक्रम के तहत घर के छत पर सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार लगभग 15,000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी देती है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका हो जाता है करंट खत्म। रसमलाई खाते हैं, रिवीजन करते हैं, पिटारा खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीपो ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। कमेंट बॉक्स पर आपके उत्तर रुकने नहीं चाहिए। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेशन गरुड़ को स्टार्ट किया है सीबीआई ने। किसने? सीबीआई ने। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसे स्मृति ईरानी ने स्टार्ट किया था। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राजस्थान राज्य में। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड? हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 10 क्वेश्चन आने वाला है। क्या आप सभी तैयार हो? क्या आप सभी तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं हम इसको। चलिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में फिनलैंड का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में फिनलैंड का पहला स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 135,
मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 132। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। आप याद रखना, जब हमारे मोदी जी आए थे पहली बार। आर एन रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो रवि जी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। पटना पायरेट्स कितनी बार प्रो कबड्डी लीग को जीता है? 3 बार। भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनी है? 12। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे फटाफट, ये भी आपका टेस्ट है। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना। 3 बार। ब्राजील सबसे ज्यादा 5 बार। ब्राजील 5 बार। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसे जितेंद्र सिंह जी ने उद्घाटन किया है। भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी? तो भारत और श्रीलंका के बीच में नौका सेवा शुरू की जाएगी। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने। महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया है? अश्वनी वैष्णव जी को। रक्त से कारपो खुबानी किस राज्य से रिलेटेड है, जिसे GI टैग मिला है? तो लद्दाख राज्य से इसका संबंध है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। स्वॉट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। आज का सवाल, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। राजा गुप्ता क्रेजी जी के ट्रिक RGCGT कोड आप यूज कीजिए टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन सभी कोर्सेज पर, बिकॉज यू आर स्टडिंग माई क्लास। आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, इस वजह से आप इसे जरूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, स्टैटिक जीके के पिटारे में आज हम भारत की जनजातियों को देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना हर एक प्रश्न को। पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो इरूला और पनियान जनजाति केरल में निवास करती। थोड़ा सा मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है, आप अपने तरफ से भी बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। इरूला, रूला मतलब रूला। जब हम करेला खाते हैं तो उसके कड़वे स्वाद के लिए, कड़वे स्वाद की वजह से हमें करेला रुला देता है। ठीक है, चलो। दफला और सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, तो दफला और सिंगपो जनजाति कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब आप कैसे याद रखोगे मैं आपको बताता हूं। देखो, अरुणाचल बोलने पर अरुणा आ रही है और अरुणा को फल पसंद है। ठीक है, और सिंह को अरुणा पसंद है। सिंह मतलब शेर, है ना। अरुणा फल के पीछे भागेगी और सिंह, सिंह देखो ना, कोई भी यहां पर राज्य ऐसा नहीं लग रहा किसी व्यक्ति का नाम है, पर अरुणा का नाम समझ में आ रहा है ना। चलिए, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास कहां है? तो लेप्चा और भूटिया इनका निवास स्थान सिक्किम है। दोस्तों भूटिया बोलने पर भाटिया जी का नाम याद आ रहा है, और भाटिया जी सिख है। भाटिया जी जो होते हैं वो सिख होते हैं, है ना, मोस्टली ऐसा होता है ना। ऐसे याद करने के लिए है, स्टोरी बनाइए आप, है ना। चलिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति के लोग कहां पे रहते हैं? तो ये थोड़ा नाम से ही अलग है, ओजो, है ना। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो सहारिया
सहारा लेते हैं कहां पर? राजस्थान में। अच्छे स्थान पर सहारा मिलेगा। स्थान लिखा हुआ है ना, जगह, अच्छा स्थान राजस्थान है जहां पर सहारा मिलेगा, है ना। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। इनमें से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो आपने मीणा सुना होगा, सहरिया तो सुन ही लिया, भील भी संबंध है, तो डोगरी नहीं है, ठीक है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हमारे बिरसा मुंडा जी कहां से संबंधित हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड। भील जनजाति मुख्य रूप से कहां पर निवास करती है? तो भील जनजाति आपको राजस्थान में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, एमपी में बहुत ज्यादा मिलेगी, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में। कुकी जनजाति के लोग कहां रहते हैं? तो कुकी की जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। देखो कुकी बोल रहे हैं तो कुकीज जो बिस्किट्स होते हैं उसे कुकीज बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कुकी इतना पसंद है कि उनको अगर कुकी मिल जाए तो उनको मड़ी मिल जाएगी। मड़ी समझते हैं ना? तो कुकी मिल जाए तो मड़ी मिल जाएगी। गारो खासी जयंतिया, ये तो बहुत सरल है, तीनों पहाड़ियां हैं कहां पर? मेघालय में। आवो जनजाति कहां से? तो आवो जनजाति असम से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों देखो, असम बोलने पर आ रहा है शाम को आवो। आप अपने दोस्त को बोलते हो शाम को आवो खाना खाएंगे, शाम को आवो, ठीक है। चलो, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? तो गोंड देखो दक्षिण पेनिसुलर बात कर रहे हैं, अब एकदम नीचे नहीं जा सकते, तो आंध्र प्रदेश होगा, है ना। गोंड वाला एरिया यही है। निम्नलिखित में किस राज्य में मुख्यतः कुकी? तो कुकी के बारे में तो मैं बता चुका हूं, मणिपुर। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? गोंड, ठीक है। आपने RRR मूवी में देखा था ना, RRR मूवी में उसमें डायलॉग भी बोल रहा था वो कि गोंडों को रोकना मुश्किल है, वो बहुत अपने ट्राइब्स को बचाने की कोशिश करते हैं। जब ट्रेलर आपने देखा होगा, है ना। तो गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति समूह है। निम्नलिखित में कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है ना। तो मौसमी प्रवास से संबंधित भोटिया है। क्या है? भोटिया जनजाति। क्लियर? आपको याद रहेगा। चलो दोस्तों, यहां से पिटारा भी खत्म। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, PDF तो मिल रहा होगा आपको वहां पर, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। MP पटवारी कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। RGCGT कोड यूज करना, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको इस कोर्स में। स्पेशल कोर्स है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, अरिथमेटिक, पॉलिटी, तो ये सारे कोर्सेस में भी राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक लग जाएगा सभी जगह। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह आपको मिल जाएंगे। वहां भी मैं शॉर्ट्स वीडियो, इस समय मैं आपके रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो भी शेयर करता हूं, तो उसे भी आप देख सकते हो। डेली सुबह बहुत सारे टॉपिक पर शॉर्ट्स वीडियो शेयर करता हूं क्विक रिवीजन के लिए। 1 मिनट में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को सेशन? कमेंट बॉक्स पे बताना। और मेहनत सच में अगर लग रहा है कि हाँ सर 30 मिनट में हम 200-300 जानकारी देखते हैं, हमारा अगर कंटेंट आपको वाकई पसंद आता है, जबरदस्ती नहीं, मन से, तब जो प्यार होता है मन से आता है, और उस प्यार को बांटना जरूरी है। आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, अब इजाजत दीजिए, चलने का समय हो गया है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना, दोस्तों को बताना। ये आपका परिवार है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी दोनों की है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुबह शाम यही बोलना है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आईने के सामने अपने आप को देख करके बोलना, तू शेर है, तू शेर है, तुझे तो लड़ना है, तुझे तो जीतना है। जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? तो फ्रेंड्स, जब इस जोश के साथ काम करोगे ना, तो जरूर सफलता मिलती है। हर एक काम में मेहनत है, हर एक काम में धैर्य चाहिए,
हर एक काम में निष्ठा चाहिए, हर एक काम में समर्पण चाहिए। ये बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी काम करोगे सब में कठिनाई है ना, और सब काम आसान है। कठिनाई इसलिए क्योंकि तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम्हारा धैर्य नहीं, तुम चलना नहीं चाहते। और सल्यूशन इसलिए कि तुमने मेहनत करने के लिए ठान लिया है, तुमने अपनी सच्ची इरादों से, ईमानदारी से मेहनत तुम करना चाहते हो, इसलिए ये सरल है। साइंस है, हर चीज बिल्कुल मिलेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या सोचे थे हम नहीं लौटेंगे? अरे तुम्हारा भरम है भरम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।